ओके, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भरत कुमार और हम आज बात करेंगे अपना जो पहला जो टेस्ट हुआ था, या फिर ये कहिए कि जिसने नहीं दिया है, या फिर वे भी ध्यान रखें जिनके बीए फर्स्ट ईयर हैं, ठीक है ना। और राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट है तो उनका जो पेपर 2 है उसका जो फर्स्ट यूनिट जिसमें 5 लेसन है, तो उस लेसन का एक इम्पोर्टेंट जो टेस्ट हुआ था उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि आपको इसी तरह के अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह से लिखना है विद आंसर हम यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि जब लिखने को कहा जाता है तो लिखने में वो चीज़ें नहीं आ पाती जो एक एग्जामिनर को चाहिए, तो किस तरह से लिखा जाए और क्या आंसर होना चाहिए। अपनी जो पहली यूनिट है इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उससे हम शुरू करते हैं। जैसे कि अपने जो यूनिट है उसमें एक तो संविधान निर्माण और मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देश तत्व और भारत का संविधान, ये टॉपिक आते हैं पहली यूनिट में। अब पहली यूनिट के हम शुरू करते हैं तो सबसे जो पहला हम क्वेश्चन शुरू करते हैं और उस क्वेश्चन को कैसे लिखना है वो आपको ध्यान रखना है। पहला है मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में भेद। ठीक है, जब ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है और मान लीजिए ये 2-3 नंबर का यानी लघु उत्तरात्मक टाइप का प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? लघु उत्तरात्मक, जिसमें आपको कम से कम 5 से 7 लाइन लिखनी होती है। तो इस तरह से कैसे करेंगे, यानी प्रश्न क्या कह रहा है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में भेद क्या है, अंतर क्या है। तो जैसा अगर आपने कंटिन्यू क्लास ली है तो आपको पता होगा, लेकिन हम टेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे लिखें या एग्जाम के अकॉर्डिंग कैसा लिखें तो वो देखिए। तो सब हम शुरू करते पॉइंट से, ठीक है ना। तो लिखना है कि मूल अधिकार निषेधात्मक प्रकृति, जबकि निर्देशक तत्व सकारात्मक होते हैं। ये अपना पहला पॉइंट आएगा। इस तरह से आपको पॉइंट लिखना है, ठीक है। अब इस पॉइंट के अंदर आपको 2-3 बातें लिखनी होती है। जैसे अगर हम कहें तो मूल अधिकार निषेधात्मक, अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने तो पॉइंट तो याद होने चाहिए। और पॉइंट कैसे याद होंगे आपको समझ लीजिए उस पॉइंट को। तो देखिए, जो मूल अधिकार है वो निषेधात्मक है। निषेधात्मक का मतलब कहा गया है कि इसमें नेगेटिव सेंस आता है। नेगेटिव सेंस का मतलब ये कहिए कि आपको अधिकार दिए हुए, पूरी आज़ादी अधिकारों की, लेकिन जब हम बात करें इस अधिकार को तो इसके ऊपर नियंत्रण होता है। क्या होता है? नियंत्रण। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे भी जाने की आज़ादी है, लेकिन अगर आप किसी भी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जो किसी दूसरे की पर्सनल प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे नहीं जा सकते, यानी मना किया गया है। या फिर आपको पूरे अधिकार दिए गए लेकिन आपातकाल लगता है तो आपसे अधिकार लिए जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं? अधिकार सीमित है। क्या है? सीमित है और निषेधात्मक है। आपको धर्म की आज़ादी दी हुई, यानी धार्मिक आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रता, लेकिन अगर आप दूसरे धर्म का या दूसरे धर्म के बारे में गलत सोचते हैं, कहते हैं, तो वो आपको अधिकार नहीं है। यानी ये पे छूट तो है लेकिन नहीं करने वाली चीज़ भी कही है कि आप कोई चीज़ है वो नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको बोलने की आज़ादी है, ये आपका अधिकार है, आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन आप किसी भी मतलब अभिव्यक्ति है, आपको अधिकार है, लेकिन आप किसी के बारे में गलत नहीं कह सकते या किसी के ऊपर गलत आरोप नहीं लगा सकते, ये अधिकार नहीं है। तो अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि नहीं है, तो मूल अधिकार आपका हक है, आपका अधिकार है, लेकिन ये निषेधात्मक रूप में दिए हैं, यानी कुछ कंडीशन के साथ आप अधिकार का उपयोग कीजिए, लेकिन अगर आप अधिकारों के साथ कुछ गलत व्यवसाय या गलत परिस्थितियों में जुड़ते हो तो ये अधिकार आपसे छीने जाते हैं। तो इस तरह से निषेधात्मक होते। अब निर्देशक तत्व के बारे में देखिए, अब जो लिखना है ना वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बाकी पॉइंट आपको लिखना है, वो पॉइंट ये है। और लिखने वाला आप अगर ध्यान है तो कुछ शब्द आपको ऑटोमेटिक लिखना है, ठीक है। तो निर्देशक तत्व है वो सकारात्मक होते हैं। सकारात्मक का मतलब ये होता है कि इसमें कहा है कि होना चाहिए, क्या करना है, मतलब एक आशा दी जाती है कि आप वो करेंगे। जैसे एक राज्य है वो लोक कल्याणकारी कार्य करता है, अच्छा काम करता है, लोगों के लिए नए नए प्लान
बनाता है, उनके समाज में मध्य समानता रखता है, पैसों के मध्य हो या और भी कोई समानता हो। तो इस तरह से इसमें ये नहीं कहा कि वो मत करिए, नीति निर्देश में क्या कहा है, करिए, जबकि अपने अधिकार में क्या कहा है कि कुछ चीज़ें हैं वो नहीं करनी है। समझ में आ रहा है ना, यही तो है इम्पोर्टेंट कि मूल अधिकार निषेधात्मक होते हैं, नीति निर्देश क्या होते हैं, सकारात्मक। मूल अधिकार तो कहते हैं कुछ कार्य आपको नहीं करने हैं, जबकि नीति निर्देश कहते हैं आपको करने हैं जो आप राज्य के प्रति होते हैं, यानी ये राज्य का काम होता है। फिर बात आती है दूसरा, तो मूल जो अधिकार होते हैं, मूल अधिकार व्यक्ति के लिए, मूल अधिकार किसके लिए होते हैं, व्यक्ति के लिए, जबकि निदेशक तत्व राज्य का दायित्व। अब इसके अंदर आपको ये पॉइंट है, इसके अंदर 2 लाइन लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे, तो ध्यान रखना संविधान के द्वारा, हमारे संविधान में भाग 3 है, संविधान के द्वारा जो मूल अधिकार है वह व्यक्तियों को एक हक के तौर पे दिए कि भाई आपका हक है। अब वो हक इसलिए है क्योंकि पहले हम बात करें शुरुआत में तो हमारे पास अधिकार नहीं थे, तो हम काफ़ी शोषण से गुजरे या हमारे साथ भेदभाव हुआ। तो अभी मूल अधिकार है वह व्यक्तियों को दिए हैं, उनके हक एक अवसर है, मूल अधिकार एक अवसर है जो दिया जाता है व्यक्ति को, हर देश के नागरिक को ये दिए जाते हैं। तो इसका मतलब हो गया मूल अधिकार व्यक्ति के लिए होता है, जबकि जो निदेशक तत्व होते हैं ना वह राज्य के लिए होते हैं। ये बड़ा अंतर हो गया कि मूल अधिकार तो हमारे लिए हुआ लेकिन निदेशक तत्व हर राज्य के लिए हुआ। संविधान ने किस मूल अधिकार हमें दिए यानी नागरिकों को, और नीति निर्देश दिए राज्यों को। मूल अधिकार हमें कुछ कार्य करने की आज़ादी और अधिकार और हक देता है, नीति निर्देशक तत्व राज्यों को कुछ जिम्मेदारी देता है कि आपको कुछ काम करना है एक राज्य होने के नाते। समझ में आ गया है। फिर तीसरी बात करें, मूल अधिकार वाद या हम कहें न्याय योग्य, क्या है, न्याय योग्य, जबकि निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं। मतलब इसको समझिए कि मूल अधिकार में वाद विवाद हो सकता है। जैसे हमारे अधिकार अगर कोई छीन के ले जाता है तो हम क्या करते हैं, हम न्यायालय में जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, अपने अधिकारों की मांग करते हैं, यानी न्याय में झगड़े जैसी प्रकृति होती है और न्याय मिलता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ध्यान रखना वाद विवाद होता ही नहीं है, ऐसा कोई तरीका ही नहीं है जिसमें वाद विवाद रखा गया हो, क्योंकि यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व एक राज्य के लिए कहा है कि आप पालन करिए या मत करिए। अगर कोई राज्य नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य नहीं चलाता है तो उसके ऊपर दंड या कानून के द्वारा कोई प्रावधान नहीं है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं है, इसमें वाद विवाद नहीं हो सकता है कि भाई किसी राज्य ने काम नहीं किया तो हम न्यायालय में जाएंगे उस राज्य के खिलाफ, ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। जबकि मूल अधिकार अगर कोई आपसे छीनता है तो इसके लिए आप न्यायालय में जाते हैं, यानी ये वाद योग्य हैं। तो ये अंतर था मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में, समझ आए होंगे। तो इस तरह से 3 पॉइंट और 3 पॉइंट में इस पॉइंट को वापस समझाना है। लिखना क्या है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को वापस 2 लाइन में समझाना है बस, तो ये पूरा उत्तर हो जाता है। जो निम्न आपके जो प्रश्न आएंगे बड़े लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे वो 5 नंबर के आते हैं। तो इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो ये 5 नंबर आएगा। और ध्यान रखिए जब आप राजनीति में लिखे तो जो पॉइंट लिखे ना उसके नीचे अंडरलाइन करना है। क्या करना है, अंडरलाइन, ताकि आगे वाला चेक करे तो उसको पता रहे कि ये हाईलाइट किया हुआ है और इसको ये इसका मतलब पता है और इसके बारे में समझा रहा है। तो प्लस पॉइंट ये होता है कि आप क्या करें, पॉइंट को अंडरलाइन करें, ठीक है। जैसे देखो मैं पूरा नहीं किया लेकिन मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन करके आपको बताइए, तो पॉइंट अंडरलाइन कीजिए, ये ध्यान रखिएगा। अब आज के टेस्ट का दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये बड़ा था जो थोड़ा टाइम लगा, हम दूसरा आगे देखते हैं। तो दूसरा जो प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति, इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है। और जब भी ये अगर आप चीज़ें ये समझ रहे हैं तो मैं इस वीडियो के साथ आपको कुछ ऐसे तरीके या टिप्स बताऊंगा जिससे आप एक टेस्ट एक अच्छे नंबर के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो प्रश्न है कि प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई एवं इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन
थे। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो ये उत्तर देने से मैं कुछ चीज़ें और भी आपको बताना चाहूँगा कि प्रारूप समिति की जो स्थापना है वो हुई थी 29 अगस्त 1947 को। क्या हुई? स्थापना हुई थी। और इस समिति, ये जो समिति बनी थी, इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे और इसके साथ 6 इसके और मेंबर थे। ठीक है, अब प्रश्न ये, इसमें आंसर तो इतना ही देना था, लेकिन अगर ये पूछा जाता कि प्रारूप समिति का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य या ये समिति क्यों बनी, ये समिति क्यों बनी, अगर ऐसा पूछा जाता कि ये प्रारूप समिति क्या है, क्यों बनी, या इसका उद्देश्य क्या था, तो ध्यान रखिए इस समिति का काम, इस समिति का कार्य, इस समिति का कार्य संविधान का प्रारूप बनाना था। क्या था? प्रारूप। प्रारूप का मतलब होता है ढांचा। ठीक है, प्रारूप बनाना, और इस तरह से उन्होंने ये काम बखूबी किया था। ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये इसका आंसर था, सिंपल सा लिखना था। इसमें काफ़ी अपने जैसे टेस्ट हुआ तो काफ़ी लोगों ने गलत भी आंसर दिए, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे जैसे बात करें दूसरे प्रश्न पर, तो जो मतलब तीसरा प्रश्न था, उस तीसरे प्रश्न को देखिए। और ये ध्यान रखिए कि ये इस यूनिट यानी पहली जो अपनी टोटल सेकंड पेपर में 5 यूनिट होती है, टोटल 5 यूनिट होती है, इसमें से ये पहले जो यूनिट है इसकी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, तो ये कवर कर लीजिएगा। इसी तरह हर यूनिट के आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जाएंगे। अगर आपने वो तैयार कर लिए तो आपका जो सेकेंड पेपर है वो मतलब आराम से ईजिली आपको कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन? ये कब बने, ये प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें तो हमारे संविधान का जो निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा बैठी थी। कौन थी? एक संविधान सभा। तो ये संविधान सभा की जो पहली बैठक यानी प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक को मॉनिटरिंग यानी अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष की जरूरत थी। तो हाथों हाथों कोई अध्यक्ष बनता नहीं, तो क्या किया गया, उस समय एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। और वह अस्थायी अध्यक्ष बना था वरीयता के आधार पर, यानी रखा गया जैसे आप सब लोग बैठे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति कौन है, उस व्यक्ति को उस समिति का अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। पता चल गया अस्थायी अध्यक्ष कैसे बना, वरिष्ठता के आधार पर। जो उस बैठे हुए मेंबर में सबसे वरिष्ठ था उसको उस समिति का उस दिन का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया, क्योंकि स्थायी अध्यक्ष बनाने के लिए पहले अस्थायी अध्यक्ष होता है। जैसे हम बात करें लोकसभा की बात आती है तो लोकसभा में अध्यक्ष बनने से पहले एक अस्थायी अध्यक्ष होता है, प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। वो कैसे बनता है, जो बैठे हुए सदस्यों में से सबसे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति होता है उसको वो काम दिया जाता है। तो इस तरह से इस दिन अस्थायी अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, कौन थे, व्योमेश नहीं, सच्चिदानंद है, कंफ्यूजन है, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, ये इस समिति के अस्थायी थे। फिर क्या हुआ कि 11 दिसंबर को जब वापस बैठक हुई तो इस समय इस समिति के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ। किसका? स्थायी अध्यक्ष। और स्थायी अध्यक्ष फिर चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, हम जो यहाँ पे समझा रहे थे
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, और ये फासला था 2 दिन का, 9 दिसंबर पहली बैठक और 11 दिसंबर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे अपना जो इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट जो इस इकाई से प्रश्न आता है वो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हो कि भारतीय संविधान की 4 विशेषता बताना है। भारतीय संविधान की 4 विशेषता है, बहुत सारी लेकिन 4 पूछी गई है, ठीक है। 4 विशेषता बताइए। जब ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, ये प्रश्न 5 नंबर के आसपास आता है या 3 नंबर का आता है, तो इसमें भी पॉइंट से शुरू करना है। कैसे करोगे? पॉइंट से, यानी इस संविधान की 4 विशेषता है तो 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। तो आपको बताना है, जैसे हम पहली बात करें, सीधा पॉइंट पे ही आते हैं, तो ध्यान रखना कि पहले संविधान की पहली विशेषता लिखना है, भारत का संविधान सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। इसमें आप और भी जोड़ सकते हो कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान है, ये वर्ड भी आप इसमें जोड़ सकते हो। तो ये इस संविधान का पहली विशेषता होगी। अब इस विशेषता को समझाना है, कैसे समझाएं? जैसे जो भारत का संविधान है वो बड़ा है, क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत जब संविधान बना था तब इसके अंतर्गत 395 अनुच्छेद थे, भाग उस समय 18 भाग थे, अब 22 हो गए। उस समय अनुसूची थी वो 8 थी, अब होगी 12। तो इस तरह से बाकी देशों का देखें, जैसे USA अमेरिका का तो 7 अनुच्छेद ही है, अपने कनाडा की बात करें तो 146 है। तो कोई भी इतना बड़ा संविधान, इतनी बड़े आर्टिकल नहीं है जितने भारत का है। लिखित, क्योंकि ये लिखित है, मतलब इसको रिटर्न में लिखा गया, एक निश्चित समय पर एक संविधान सभा के द्वारा इस संविधान को लिखित और निर्मित किया गया है। ये आपको इस पॉइंट में लिखना था, ठीक है। अब बात आती है दूसरी, कि भाई दूसरा क्या हम विशेषता रखें, ये क्या विशेषता है? बहुत सारी विशेषता है, हमें दूसरी याद रखनी है। तो दूसरी विशेषता देखिए, दूसरी विशेषता आपको याद रखना है, संसदात्मक शासन व्यवस्था। क्या है? संसदात्मक शासन व्यवस्था। ये भारतीय संविधान की विशेषता, यानी भारत ने कैसी शासन व्यवस्था को अपनाया? संसदात्मक, जिसमें राष्ट्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति के पास हो, लेकिन वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग एक मंत्रिमंडल PM और उसकी मंत्रिमंडल की समिति के साथ करता है। तो इसलिए इस संसदीय व्यवस्था में संसद होगी, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा होगा, और जो निम्न सदन है यानी लोकसभा है, उसका जो प्रधान, मंत्रियों का जो प्रधान होगा वह उस मंत्रिमंडल का प्रधान होगा, और ये राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग करेंगे। और इस तरह की शासन व्यवस्था होती है संसदात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है ना, जिसमें संसद होती है। क्या होती है? संसद। संसदीय प्रावधान। ठीक है, एक पॉइंट से यह समझा दिया कि ये भी आप समझ सकते हैं। संविधान व्यवस्था है जिसमें संसदीय प्रावधान हो, संसद की व्यवस्था की गई हो, और जिसमें मंत्रिमंडल को कानून व्यवस्था उसको संचालन में काफ़ी योगदान दिया गया हो, यानी सर्वोच्च, सबसे सर्वोच्च नहीं कहेंगे लेकिन सर्वोच्चता हम यहाँ पे कह सकते हैं। फिर आती है तीसरी, भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता। तो तीसरी विशेषता, वैसे तो हम कहें कि बहुत और भी अनेक विशेषता, लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि इसमें एक प्रस्तावना है। क्या है? भारत के संविधान में एक प्रस्तावना
ये संविधान की विशेषता है। यानी हर किसी, लगभग देखें तो हर किसी देश के संविधान की शुरुआत में एक प्रस्तावना होती है और ये प्रस्तावना कहती है कि ये संविधान किस लिए बना है, क्या काम करेगा, क्या उद्देश्य होंगे और इसके क्या लक्ष्य होंगे। यानी संविधान को हम शॉर्ट में, संविधान का एक इंट्रो, एक परिचय कहें तो उद्देशिका होती है। उद्देशिका भारतीय संविधान का परिचय है और उसके अंतर्गत ये लिखा गया कि संविधान क्या करना चाहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना, और प्रस्तावना में 42वां जब संशोधन हुआ था 1976 को, तब ये आगे आएगा तब हम बताएंगे, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट में आपको क्या बता दिया, वो चीज़ लिखनी है कि भारत का परिचय है, इसमें भारत के संविधान के भावी उद्देश्य, भविष्य की विशेषताओं को सूचीबद्ध किया गया है। चौथी विशेषता, तो चौथी विशेषता में हम ये लिख देते हैं कि मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्यों का वर्णन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जैसे चाहे आप लिख सकते हैं, लेकिन जो भी लिखा, जैसे ये लिख दिया तो पॉइंट, ये लिख दिया अंडरलाइन। अब इसमें मूल अधिकार, तो थोड़ा सा आपको बनाना कि भारत के नागरिकों को संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए, उनके जीवन यापन, उनको अवसर देने के लिए, ठीक है ना। और इसको भारतीय संविधान के, अपने बात करें भाग, तो भारतीय संविधान का भाग 3 और हम बात करते हैं अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारतीय संविधान में इनका वर्णन किया गया है। और ये मौलिक अधिकार है, ये एक देश के द्वारा उनके नागरिकों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए दिए जाते हैं। ये समझा दिया। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य भारत के एक नागरिक होने के नाते भारत के संविधान के द्वारा हर व्यक्ति को 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं, जिसका पालन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। तो फिर बात करके मूल कर्तव्य कहाँ है, तो भाग 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत ये सिस्टम है और इसमें 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तो इस तरह से मूल कर्तव्य अधिकार एक व्यक्ति, एक राष्ट्र के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। तो ये हो गई अपने भारतीय संविधान की विशेषताएं, शॉर्ट एंड सिंपल थी। तो इस तरह से आपको पॉइंट के साथ लिखना है, ठीक है ना। अब इसको समझना जरूरी है, क्योंकि कुछ तरीके आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि एक अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए, यानी ये कॉपी चेक करने वाला हो, उसको वो जो चाहिए वो आप कैसे दें, तो वो खुद मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको लिखना है और हर पॉइंट की अंडरलाइन करिए ताकि एक पॉइंट अपने आप में विशेष बनता जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपना 5वां प्रश्न जो टेस्ट में दिया गया था। टोटल 7 प्रश्न हैं जो इस यूनिट से जरूरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बात करते हैं 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न दिया गया था कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत मिलता है, किस अनुच्छेद के तहत आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो इसका 1 नंबर का ही ये था प्रश्न। तो सिंपल सा लिखना है कि संविधान के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया हुआ है। ये धार्मिक स्वतंत्रता 25, 26, 27 और 28, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग अधिकार के बारे में कहा गया है जो धार्मिक स्वतंत्रता जुड़े हुए हैं। और इसके लिए पूरे अधिकार को जानना है तो आप इसमें प्लेलिस्ट में आपके ऑलरेडी बना हुआ है, आप उस अधिकार को जान सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जैसे हम बात करें तो अधिकार अपने 6 अधिकार हैं, ठीक है, 6 अधिकार हैं, जिसमें सबसे पहला आता समानता जो दिया हुआ 14 से 18, क्योंकि अधिकार 12 से 35 से लेकिन शुरुआती 14 से होती है। फिर अपनी बात करें दूसरी, तो दूसरी अधिकार आता है स्वतंत्रता, ये दिया गया 19 से 22, अनुच्छेद की बात कर रहा हूँ, ये अनुच्छेद है। इसी तरह बात करें, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें और भी बता दें कि वो भी अगर आ जाए तो क्या करेंगे आप। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये है 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24। फिर आता है चौथा, तो ये चौथा है, चौथा ये चौथा अधिकार हो गया, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, ये चौथा अधिकार हो गया। फिर आता है 5वां अधिकार, तो 5वां अधिकार आपको ध्यान रखना है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये अधिकार आपको ध्यान रखना, अनुच्छेद में ध्यान रखना, ये आपके हो गया 25 से 28 हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू आएगा 29 और 30, आगे समझ में। और लास्ट अपना होता है
संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा? हाँ, संवैधानिक उपचारों का। और ये इसके लिए अनुच्छेद दिया हुआ है 32। तो ये अधिकार होते हैं। एक अधिकार के बारे में मैंने पूछा, लेकिन यहाँ पे सभी बता दिए कि एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके कुछ भी प्रश्न अगर आ जाए तो इससे बाहर नहीं जाएगा। फिर बारी आती है अपना नेक्स्ट 6 नंबर वाला प्रश्न, सेकंड लास्ट जो आज टेस्ट में दिया गया था, वो कौन सा प्रश्न है, तो इसको ध्यान में दीजिए। यानी 6वां प्रश्न यही था, इसके बारे में जो आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, वो समझिए। संविधान के अनुच्छेद 32 के द्वारा न्यायालय कितनी रिट जारी करता है? कितनी रिट? रिट को हम कहते हैं लेख, दोनों कह सकते हैं, ध्यान रखना, लेख जारी करता है। समझ में आ गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माता के तौर पर अम्बेडकर ने कहा था कि भारत के संविधान में 32 एक ऐसा आर्टिकल है जो भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा का काम करता है। तो इसके तहत 5 रिट जारी करता है। वो कौन कौन सी है, तो वो यहाँ पे हम शॉर्ट में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत ध्यान रखना, ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 32 का उपयोग करते हुए 5 रिट जारी करता है, जिसमें पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी एक व्यक्ति, फिर इस हर एक के बारे में आपको लिखना है जो मैंने आपको समझाया। एक व्यक्ति जिसको अगर किसी कानून के अंतर्गत या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसे गिरफ्तार होने के बाद भी उसे संरक्षण मिलेगा न्यायालय के द्वारा कि उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाए, और जब तक उसके खिलाफ कुछ कानून का उल्लंघन का आरोप सिद्ध न हो जाए तब तक उसे आरोपी नहीं माना जाए। तो ये व्यवस्था इसमें आ जाती है। दूसरी, परमादेश। परमादेश यानी आदेश, यह उस अधिकारी, गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए जारी किया जाता है जो शायद अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं कर रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा जाता है कि आपके जो कर्तव्य है उसको पूरा कीजिए, ये कहता है परमादेश। फिर आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के द्वारा जो उसके अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं, उस न्यायालय को कहा जाता है कि अगर आपके पास ऐसा कोई विवाद आया है जो आपके अधिकार में नहीं आता है, तो आप उस पर फैसला मत दीजिए, वो फैसला विवाद हमें दे दीजिए। सिंपल सी बात है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को कहा जाएगा कि ऐसा कोई विवाद जो आपके पास आया है, जो आपके अधिकार में नहीं आता है, ठीक है, आपके हक में नहीं है, आपके अधिकार में नहीं आता है, तो आप वो फैसला हमें दे दीजिए, यानी हमें आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। तो प्रतिषेध का अंतर्गत कहा गया है अपने अधिकारों को लेकर। अधिकार क्षेत्र की बात आती है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकार क्षेत्रों को लेकर बात आती है कि कोई अगर आपके हक में नहीं आ रहा है कोई फैसला, तो उस पर आप फैसला मत दीजिए, वो सर्वोच्च न्यायालय को ट्रांसफर कर दीजिए। चौथा, उत्प्रेषण। चौथा क्या हो गया? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब भी इसमें थोड़ा कॉमन सा फर्क है, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना, कॉमन सा फर्क है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसमें क्या गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, अधीनस्थ न्यायालय, वह ये देखता है कि फलाना कोई जो अधीनस्थ न्यायालय है वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा। ऐसा कोई विवाद आ जाए जिसमें उसने जो फैसला दिया है वह कहीं ना कहीं अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग किया, जबकि फैसला सही नहीं दिया है, किसी न्याय को उल्टा दे दिया, यानी उसने जो फैसला करना था वो विपरीत फैसला दे दिया। तो इस तरह से अधीनस्थ न्यायालय को जो काम दिया था उसका दुरुपयोग किया, या ऐसा और करने वाले हैं। तो ऐसे विवाद को, ऐसे फैसले या ऐसे केस को सर्वोच्च न्यायालय अपने पास मंगवाता है। क्यों? क्योंकि ये जो अधीनस्थ न्यायालय अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर ले। तो इसको ध्यान रखना, सर, इनके द्वारा शक्ति का दुरुपयोग न हो।
दुरुपयोग रोकने के लिए। दोनों में समझ में आ गया। इसमें कोई अगर अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो वो केस अपने पास लिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के पास। इसके अंतर्गत ध्यान रखना कि शक्ति का दुरुपयोग को रोकने के लिए ये जारी किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। फिर जो 5वीं रीट होती है वो है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा, पाटो वारंटो। इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सरकारी अधिकारी के नाम पर फर्जी में कहीं ना कहीं अपने काम करते हैं। यानी कहीं ना कहीं देखा होगा ऐसे भी पुलिस या अफसर होते हैं जिसको नौकरी तो नहीं लगी है लेकिन वह एक वर्दी की तरह लोगों के सामने आते हैं और ऐसे ही बने रहते हैं, जबकि उसको वो अधिकार नहीं है, उसको वो हक नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय पूछता है कि भाई साहब आप किस हक से इस पद पे काम कर रहे हो। तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होता है तो उसकी एम्प्लॉय आईडी और सर्विस बुक होती है, अगर वो उसको सर्वोच्च न्यायालय मांगे तब देनी पड़ती है। अगर उसके पास नहीं है तो उसे बर्खास्त किया जाता है, कानूनी कार्रवाई की जाती है और तब तक वो काम भी नहीं कर सकता है। तो ये थी 5 रिट जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है और पूछा जाता है कि फलाने साहब जो भी हैं वो आप इस पद पे किस हक से काम करें, कौन सा हक, किसने हक दिया है आपको। अगर आप सरकारी कर्मचारी है तो आईडी बताइए। इस तरह से ये हक दिया जाता है। एंड द लास्ट प्रश्न जो आज के टेस्ट का और लास्ट इसकी यूनिट, अपनी जो ये यूनिट थी फर्स्ट यूनिट, इसका लास्ट प्रश्न देख लीजिए जो आज टेस्ट में दिया गया था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस लास्ट प्रश्न में जो आपको ध्यान देना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया। अपने भारत का जो संविधान है, संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या शब्द 3, और ये 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वां संशोधन हुआ था 1976। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो देखिए समाजवादी, पंथ या धर्मनिरपेक्षता, और तीसरा जोड़ा गया था अखंडता। क्या जोड़ा गया? अखंडता। तो ये भारतीय संविधान की विशेषताओं को बयां करते हैं, तो ये शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये था आज की टेस्ट का सारांश। और ध्यान रखिएगा दोबारा जब टेस्ट होगा तो इसी अकॉर्डिंग आपको लिखना है, जो जैसा पूछा जा रहा है वैसा आपको बताना है। बड़ा प्रश्न है तो आपको बड़ा लिखना है। ये आपको यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल पता होनी चाहिए। कहते हैं कि गलत कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा पूछिए, कमेंट करिए कि सर वो समझ में नहीं आया, बिल्कुल आपको बता दिया जाएगा। लेकिन गलत चीज़ें नहीं सीखना है और लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अच्छी राइटिंग के साथ जितना कहा गया उतने शब्दों में लिखना है और हर पॉइंट अंडरलाइन होना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखिए। ये तो आपको समझ में आ गया होगा आज का पेपर यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आज के टेस्ट में जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आए उनको यहाँ पे लाना चाहता हूँ, ताकि आप भी दोबारा इस तरह से मौका पा सकें क्लास में फर्स्ट सेकंड और थर्ड आने का। ठीक है ना, तो बिल्कुल आइए मनीष, जगदीश और जयसाराम। ओके, तो एक बार सभी का वेलकम कर दीजिए। आज से हेलो कर दीजिए सभी को। हाय हेलो। तो ये है अपने टेस्ट के आज के विनर मनीष, जगदीश और बात नाम बताइए। जयसाराम। इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा आज के टेस्ट में और ये आज के टेस्ट के विनर हैं, जो आपको ग्रुप में इन्फॉर्म मिल जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट दोबारा आप मेहनत कीजिए यहाँ पे आने का। तो थैंक यू आप सभी का। ओके, तो आज का वीडियो आपको समझ आ गया होगा क्या कितना इंपॉर्टेंट था। मिलेंगे इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।